आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हम सबके बचपन से जुड़ा है, पर शायद आज की दुनिया में ना थोड़ा पीछे छूट रहा है बच्चों का खेलना। हमारे पास हैं प्रोफेसर पासी साहिलबर्ग के एक लेक्चर के कुछ खास अंश। प्रोफेसर साहिलबर्ग आप जानते ही होंगे, शिक्षा और बाल विकास में एक बड़ा नाम है, और उन्होंने अपनी बात में एक चिंता जताई है कि कैसे बचपन और खेल दोनों पर ही दबाव बढ़ रहा है दुनिया भर में। हाँ, बिल्कुल। और उनकी बातें सिर्फ चिंता तक ही नहीं है। हम उनके नज़रिए से ये समझेंगे कि खेल से बच्चों का टाइम पास नहीं है, बल्कि उनके विकास के लिए, सीखने के लिए और यहाँ तक कि भविष्य के जो ज़रूरी स्किल्स हैं ना, उनको पाने के लिए कितना ज़रूरी, कितना फंडामेंटल है। तो आज हम कोशिश करेंगे प्रोफेसर साहल्सबर्ग के विचारों से वो ज़रूरी बातें निकालने की जो हमें समझाएं कि आखिर ये खेल इतना मायने क्यों रखता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो जैसा हमने बताया, ये प्रोफेसर पासी साहल्सबर्ग का लेक्चर है, बच्चों को खेलने दो। इसमें उनके अपने अनुभव भी हैं, फिनलैंड से ऑस्ट्रेलिया तक के, ग्लोबल रिसर्च भी है और खेल की जो अहमियत घट रही है उस पर उनकी चिंताएं भी। प्रोफेसर साहल्सबर्ग बात शुरू करते हैं एक बड़ी चिंता से कि आजकल बच्चों से उम्मीद की जा रही है कि वे जल्दी बड़े हो जाएं, ज़्यादा सीरियस हो जाएं। उनका कहना है बचपन मुश्किल में है। ये सिर्फ एक एहसास तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उनका अपना सोचना नहीं है, बल्कि सैकड़ों स्टडीज़ का निचोड़ है। उन्होंने बताया कि करीब 800 रिसर्च पेपर और स्टडीज़ हैं इस विषय पर, और सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बच्चों का खेलने का टाइम कम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, जहां वो आजकल हैं, एक सर्वे में 85% अडल्ट्स मानते हैं कि आज के बच्चे उनके बचपन के मुकाबले बहुत कम खेलते हैं। 85%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब 10 में से 8 से ज्यादा लोग ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आपने वो लेगो फाउंडेशन के सर्वे की बताई थी। हाँ, वो तो वाकई मतलब आंखें खोलने वाला था। एक इंटरनेशनल सर्वे में 20% बच्चों ने कहा कि वे खेलने के लिए बहुत व्यस्त हैं। क्या बच्चे कह रहे हैं वो व्यस्त हैं? हाँ, और ये सिर्फ बड़े बच्चे नहीं, 5-6 साल के बच्चे भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। सोचो, व्यस्त ये शब्द एक छोटे बच्चे के मुंह से सुनना, ये अपने आप में बताता है कि माहौल कितना बदल गया है। व्यस्त? 5 साल के बच्चे? सुनने में अजीब लग रहा है। इसका मतलब हम अनजाने में ही बचपन से उसकी वो मस्ती, वो खेलने की आजादी छीन रहे हैं। प्रोफेसर ने अपने लेक्चर में क्विज भी पूछा था, और पहला सवाल यही था, क्या आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के जमाने से ज्यादा खेलते हैं? जवाब, जैसा कि इन आंकड़ों से साफ है, था नहीं। प्रोफेसर सहलबर्ग फिनलैंड और नॉर्डिक देशों का उदाहरण अक्सर देते हैं, जहां वो पले बढ़े। वो बताते हैं कि वहां बच्चों को बचपन से ही एक नागरिक माना जाता है। उनके अपने अधिकार होते हैं, जिसमें खेलने का अधिकार भी शामिल है। बाकायदा संस्थाएं हैं जो देखती हैं कि पॉलिसी बनाते समय बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में बच्चों के अधिकारों को लेकर अभी और समझ बनाने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने अपने बच्चों का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी सुनाया था ना, फिनलैंड वाला। हाँ हाँ, जब वे फिनलैंड में थे तो कड़ाके की सर्दी, मतलब -26 डिग्री सेल्सियस, हमारे फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा। लेकिन उनके बच्चों का सबसे फेवरेट काम था बाहर बर्फ में खेलना। -26 में? बाप रे! हाँ, फिर जब वे ऑस्ट्रेलिया आए, जहां मौसम एकदम उल्टा है, गर्म बीच हैं, तो बच्चे वहां भी पानी से ही खेल रहे थे, लेकिन अब गर्म पानी में, समुद्र किनारे। अच्छा। तो इससे वो ये बताना चाह रहे थे कि बच्चों की जो खेलने की अंदरूनी इच्छा है ना, वो माहौल से ज्यादा मजबूत होती है। बच्चे खेलने के तरीके निकाल ही लेते हैं अगर उन्हें मौका मिले। मुद्दा बाहरी हालात का उतना नहीं जितना खेलने की इच्छा और उसके लिए मिलने वाले टाइम का है। तो ये तो साफ है कि खेलने का समय कम हो रहा है, और ये चिंता की बात है। लेकिन जब हम खेल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रोफेसर साहिलबर्ग कहते हैं, इसे डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है जितना प्यार को। हम सब जानते हैं प्यार क्या है, पर शब्दों में बताना मुश्किल। खेल के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, और भाषा इसे और मुश्किल बना देती है। जैसे इंग्लिश में प्ले शब्द है, आप रग्बी प्ले कर सकते हो, पियानो प्ले कर सकते हो, ताश प्ले कर सकते हो, सब अलग अलग चीजें। लेकिन फिनिश जैसी भाषाओं में बचपन वाले खेल के लिए खास शब्द है। अच्छा। हाँ, जिसे सुनते ही पता चल जाता है कि बच्चों के उस अपने वाले खेल की बात हो रही है। इसलिए हिंदी या इंग्लिश में हमें थोड़ा क्लियर करना पड़ता है कि हम किस खेल की बात कर रहे हैं। तो इस वाले बच्चों के स्वाभाविक खेल को पहचानने के लिए प्रोफेसर ने इसकी कुछ खास पहचान बताई। क्या थी वो? उन्होंने 3 खास बातों पर जोर दिया। पहली, आंतरिक प्रेरणा, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चे इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनका मन करता है, वो खेलना चाहते हैं, किसी इनाम या दबाव के लिए नहीं। अपनी मर्जी से। हाँ,
अपनी मर्जी से। अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए कुछ कर रहा है क्योंकि उसे कहा गया है, तो शायद वो असली खेल नहीं है। ठीक है, अंदरूनी इच्छा। और दूसरी? दूसरी है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव एंगेजमेंट। खेल में बच्चा आमतौर पर फिजिकली या मेंटली एक्टिव होता है। वो कुछ कर रहा होता है, हिल डुल रहा होता है, सोच रहा होता है। हम्म। बहुत कम होता है कि कोई बच्चा बिना कुछ किए खेल रहा हो। हाँ, ख्यालों में खेलना अलग बात है, पर उसमें भी दिमाग तो एक्टिव रहता ही है। और तीसरी चीज जो उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल परिभाषा का अहम हिस्सा है, वो है आनंददायक अनुभव, जॉयफुल एक्सपीरियंस। खेल में मजा आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। बेशक इसमें क्रिएटिविटी, कल्पना जैसी चीजें भी जुड़ती हैं, पर बेस में वो मजे का भाव जरूरी है। तो खेल मतलब अपनी मर्जी से एक्टिव होकर मजे के लिए कुछ करना, और ये कई तरह का हो सकता है ना? जैसे बाहर दौड़ना भागना, कोई नियम वाला गेम खेलना, या फिर वो गुड़िया गुड्डे वाला खेल, रोल प्ले करना। बिल्कुल, या कुछ बनाना, बिगाड़ना, ड्राइंग करना, सब खेल ही है। और ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जैसे कोई कोच कुछ सिखा रहा है, या फिर पूरी तरह अनस्ट्रक्चर्ड, फ्री, जहां बच्चे खुद तय करते हैं क्या खेलना है, कैसे खेलना है। प्रोफेसर के हिसाब से यही फ्री, सेल्फ डायरेक्टेड प्ले बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद है। अच्छा, तो हमने समझ लिया कि खेल क्या है और ये कम क्यों हो रहा है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ बचपन का एक दौर नहीं जिसे बच्चे मजे में बिताते हैं? देखो, यहीं पर प्रोफेसर सहालबर्ग और बाकी एक्सपर्ट्स का काम बहुत जरूरी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन वाले लोग मानते हैं कि खेल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब इमोशनल, सोशल, फिजिकल और कॉग्निटिव, यानी दिमागी विकास के लिए एकदम बेसिक चीज है, फंडामेंटल है। ये सिर्फ मजा नहीं है, ये बच्चों का काम है। बच्चों का काम? हाँ, खेल के जरिए ही वो दुनिया को समझते हैं, रिश्ते बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं। ये तो हुई साइकोलॉजिस्ट की बात। लेकिन प्रोफेसर ने एक और ग्रुप का जिक्र किया जिनसे उन्हें खेल के महत्व पर ज्यादा ठोस जवाब मिले। हाँ, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था उनके काम में, जब उन्हें एजुकेशन वालों से थोड़े गोलमोल जवाब मिले, जैसे खेल जरूरी है क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, तो उन्होंने पीडियाट्रिशियंस यानी बच्चों के डॉक्टरों से बात करनी शुरू की। और यहाँ उन्हें खेल पर एक बिल्कुल नया और पावरफुल नजरिया मिला। डॉक्टरों का नजरिया, वो कैसे देखते हैं खेल को? कई बड़े पीडियाट्रिशियंस अब खेल को सिर्फ जरूरी नहीं मानते, वो इसे पेरेंट्स के लिए डॉक्टर के ऑर्डर की तरह बता रहे हैं। डॉक्टर का ऑर्डर मतलब जैसे दवाई लिखते हैं वैसे ही खेलने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही। उनका कहना है कि जैसे आप डॉक्टर की लिखी दवा बच्चे को टाइम से देते हो ना, वैसे ही आपको ये पक्का करना है कि बच्चा हर दिन कम से कम 1 घंटा अच्छी क्वालिटी वाला खेल खेले। अरे वाह! वो इसे बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी मान रहे हैं जितना खाना या नींद। ये सिर्फ सलाह नहीं, एक तरह की मेडिकल जरूरत बताई जा रही है। कमाल है, ये तो खेल को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो डॉक्टर इसे सिर्फ सेहत नहीं बल्कि बच्चे की पूरी लर्निंग और भविष्य की कामयाबी से भी जोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रोफेसर ने बताया कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चों की आगे की जिंदगी में सक्सेस काफी हद तक उनकी क्रिएटिविटी और खेल के दौरान सीखे गए सबकों पर निर्भर करती है। जैसे सहयोग करना, हार जीत संभालना, नई चीजें ट्राई करना, इन सबको जिंदगी की मुश्किलों में इस्तेमाल करने की क्षमता। और यहीं पर वो 21st सेंचुरी के स्किल्स की बात आती है ना? जिन्हें स्कूल सिखाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोफेसर साहिलबर्ग, जो खुद टीचर रह चुके हैं, मानते हैं कि ये स्किल्स क्लास में सीधे सीधे सिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन रिसर्च क्या बताती है? जब बच्चे अच्छी क्वालिटी वाले खेल में लगे होते हैं, खासकर फ्री प्ले में, तो वे नेचुरली इन्हीं स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? सोचो, बच्चे मिलकर नियम बनाते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, खेल में कोई मुश्किल आती है तो उसका हल निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई नई कहानी है, खेल का तरीका बनाते हैं, क्रिएटिविटी। प्रोफेसर का तर्क है कि खेल इन फ्यूचर स्किल्स को डेवलप करने का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और शायद सबसे तेज तरीका है। ये सीधे पढ़ाने से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। ये बात प्रोफेसर के क्विज के दूसरे सवाल से भी जुड़ती है। क्या बच्चे खेलते समय जरूरी 21वीं सदी के कौशल सीखते हैं? और जवाब था हाँ, बिल्कुल सीखते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड की एक तुलना भी की थी, वो काफी दिलचस्प थी। हाँ, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चे अपनी स्कूल लाइफ में फिनलैंड जैसे देशों के बच्चों के मुकाबले लगभग डबल फॉर्मल पढ़ाई पाते हैं। स्कूल के घंटे लंबे होते हैं, ज्यादा टाइम क्लासरूम में बीतता है। और इसके उलट खेलने का टाइम ऑस्ट्रेलिया में फिनलैंड या नॉर्वे से काफी कम है।
लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या निकली? हैरानी की बात यह है कि इंटरनेशनल टेस्ट के नतीजे ये नहीं दिखाते कि ज्यादा घंटे पढ़ाने से बच्चे ज्यादा सीखते हैं या उनके मार्क्स बेहतर आते हैं, बल्कि प्रोफेसर ने कहा कि कुछ सबूत तो हल्के नेगेटिव कनेक्शन की तरफ भी इशारा करते हैं। क्या मतलब? ज्यादा पढ़ाना सीखने के लिए बुरा हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन महान साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब आप बच्चे को कोई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप उसे उस चीज को खुद से खोजने और समझने से रोक देते हैं। प्रोफेसर साहलबर्ग का भी यही मानना है कि खेल बच्चों के लिए सेल्फ डायरेक्टेड डिस्कवरी का एक तरीका है। बहुत ज्यादा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन शायद इस खोज में रुकावट डाल सकता है। तो अगर खेल इतना जरूरी है और ज्यादा फॉर्मल पढ़ाई जरूरी नहीं कि बेहतर हो, तो स्कूलों और घरों में हम खेल को वापस कैसे ला सकते हैं? प्रोफेसर साहलबर्ग स्कूलों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हैं, खासकर वो लंबे लंबे टीचिंग पीरियड पर। हाँ, वो कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, खासकर प्राइमरी स्कूल में 2-2.5 घंटे लगातार क्लास में बैठकर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है और उनके विकास के लिए ठीक भी नहीं। उनका सुझाव है कि स्कूलों को बच्चों के सीखने के तरीके के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे करीब 40-45 मिनट का लेसन, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक जिसमें बच्चे बाहर जाकर खेल सकें। अच्छा। फिर वापस आकर 40-45 मिनट कुछ और सीखें और फिर खेलने जाएं। और उनका कहना था कि ये बदलाव कोई महंगा या मुश्किल नहीं है, स्कूल चाहे तो कल से ही लागू कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, बस टाइम को बांटने का तरीका बदलना है। बिल्कुल, ये बच्चों के अटेंशन स्पैन और फिजिकल जरूरत के हिसाब से है। प्रोफेसर ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया और दुख जताया कि कैसे कई स्कूलों में खेल को एक रिवॉर्ड की तरह यूज किया जाता है। हाँ, जैसे होमवर्क पूरा करोगे तो खेलने मिलेगा, या फिर सजा के तौर पर छीन लिया जाता है, शरारत की तो तुम्हारा रिसेस बंद। वो इसे भयानक मानते हैं। कहते हैं कि ये बच्चे के खेलने के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। खेल कोई लग्जरी नहीं है जो अच्छे बर्ताव पर मिले, ये बच्चे का हक है। तो समय की बात करें, कितना खेल काफी है? प्रोफेसर का सुझाव है कि एक अच्छी शुरुआत के लिए बच्चों को स्कूल में हर दिन कम से कम 1 घंटा खेलने का टाइम मिलना चाहिए और स्कूल के बाहर, घर पर या कम्युनिटी में भी कम से कम 1 घंटा। ये एक टारगेट हो सकता है। और ये सिर्फ टाइम देने की बात नहीं है, उस दौरान बड़ों का रोल भी जरूरी है। प्रोफेसर ने बच्चों की आवाज और एजेंसी की बात की। इसका क्या मतलब है? बच्चों की आवाज मतलब बच्चों का अपना नजरिया, उनकी अपनी समझ, और एजेंसी मतलब बच्चों की पहल करने, फैसले लेने और अपने आसपास की दुनिया पर असर डालने की क्षमता। खेल इन दोनों चीजों को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसमें बड़ों का सपोर्ट जरूरी है। उन्हें सेफ माहौल देना, रिसोर्स देना, उनकी दिलचस्पी को बढ़ावा देना। ये एजेंसी बड़ों के सहयोग से ही डेवलप होती है। तो ये सब जानने के बाद प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? प्रोफेसर साल्जबर्ग ने कुछ खास सुझाव दिए। उन्होंने 3 मेन बातों पर जोर दिया। पहला, हमें खेल को बच्चे के एक बेसिक अधिकार के रूप में पहचानना होगा। ये सिर्फ अच्छी चीज नहीं, जरूरत और हक है। दूसरा, खेल के लिए जानबूझकर टाइम निकालना होगा, स्कूल में और घर पर, जैसे हमने बात की, कम से कम 1-1 घंटा। और तीसरा, हमें खेल के फायदों के लिए मजबूती से आवाज उठानी होगी, इसकी वकालत करनी होगी। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि खेल जरूरी है, हमें सबूतों के साथ, कहानियों के साथ एक दमदार कहानी बनानी होगी कि ये क्यों और कैसे जरूरी है, ताकि पॉलिसी बनाने वाले, टीचर्स और पेरेंट्स इसे सीरियसली लें। और प्रोफेसर साल्जबर्ग ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने खुद एक मिसाल भी पेश की है। ऑस्ट्रेलिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कदम उठाया है। हाँ, ये वाकई बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने सिडनी ओपेरा हाउस के साथ मिलकर एक सालाना प्ले अवार्ड शुरू करने के लिए अपनी पर्सनल सेविंग से $100,000 का डोनेशन दिया है। $1,00,000? ये क्या करेगा अवार्ड? ये अवार्ड अगले 10 सालों तक हर साल ऑस्ट्रेलिया में खेल के फील्ड में सबसे नए और असरदार आइडिया या पहल को $10,000 का कैश प्राइज देगा। मकसद है जमीनी स्तर पर ऐसे आइडियाज को बढ़ावा देना जो बच्चों के खेलने के मौके बेहतर बना सके। ये दिखाता है कि वो उस मुद्दे को लेकर कितने सीरियस हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? आज हमने प्रोफेसर साहलबर्ग के विचारों से खेल की दुनिया में जो झांका, उसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि खेल बच्चों के लिए सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उनके डेवलपमेंट की नींव है। ये उन्हें वो जरूरी स्किल सिखाता है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भविष्य में काम आएंगे और जिन्हें किताबी तरीकों से सिखाना मुश्किल है। और हाँ, ये उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ, उनकी खुशी के लिए भी बहुत जरूरी है। और याद है प्रोफेसर के क्विज का आखिरी सवाल,
क्या खेल सिर्फ बच्चों के लिए या बड़ों की खुशी और सेहत के लिए भी अच्छा है? और जवाब था हाँ, खेलना हम सबके लिए जरूरी है, उम्र चाहे जो भी हो। यह हमें जिंदा दिल रखता है। इसी सोच के साथ हम आपको प्रोफेसर साहिल बर्ग द्वारा शेयर किए गए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, जो असल में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।